Hmm. Okay. Good evening, Tanushka. Good evening, Nivedita, Muskan, everyone. Good evening. So I think we have a new student with us today, Sneha, right? Yes, sir. Hi, Sneha. My name is Jaydeep. How are you? How are you doing? Fine, sir. Okay. You study in which school? Try and not extension. Acha, acha, Ryan mein. Okay. So I think you know some of the students here. I mean, Yes, sir. they must be your friends. Okay, that's great. Okay, so basically this is the third class for tissue chapter. Okay. So don't worry. I'll just quickly revise as to what we have covered पिछले दो classes में जो भी हमने cover किया है. But first of all, tell me guys, anyone जिसके स्कूल में ये chapter already, I mean, over हो चुका है? Anyone? Is this chapter covered in anyone's school? अच्छा, Aril, in your school? Yes, sir. Oh, great. ओवर हो गया. ओके, ग्रेट. सो आई एक्सपेक्ट कि तुम थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड करोगे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो थोड़ी बहुत चीजें Yes, आप, sir. हाँ, थोड़ी बहुत चीजें आपको याद होंगी जब टीचर पढ़ा रही होगी आपको, तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू. एंड नो वन एल्स, किसी और के स्कूल में ये चैप्टर नहीं ओवर हुआ है या स्टार्ट भी नहीं सर हुआ है? हमारे स्कूल में हो गया। अच्छा, जैन के स्कूल में हो गया, सर मतलब बस स्टार्ट मुस्कान, हुआ है थोड़ा। मानसविन. ओके, स्टार्ट हुआ है. ओके, ठीक है. चलो, लेट्स क्विकली revise that. So what is tissue basically? Tissue is group of specialized cell. ठीक है, group किसे कहते हैं? जिसमें two या more than two, right, cells basically together, they come together to uh, form a very special या specialized function. तो जो एक cell होती है और जो tissue होती है, ठीक है, टिश्यू एक इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट मतलब उसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो जिस चीज को, जिस टास्क को अपनी लाइफ में टेकअप कर लेती है, अंत तक उसी टास्क को करते रहती है. एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, न्यूरॉन्स, ये देखो, जैसे नर्व सेल्स भी कहते हैं. नर्व सेल्स का क्या रोल है गाइस? CNS, कंट्रोल नर्वस सिस्टम में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं. दे ट्रांसमिट, है ना, रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स. और वो सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं? हीट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किस फॉर्म में होते हैं वो सिग्नल्स? न्यूरॉन्स जो होते हैं, याद है ना, न्यूरॉन्स कुछ ऐसे दिखते हैं. आई मीन, चलो मैं बुक पे दिखा देता हूँ. दिस इज हाउ द न्यूरॉन्स एक्चुअली लुक. न्यूरॉन्स का दूसरा नाम है नर्व सेल्स, राइट? Yes, sir. हाँ, क्या ट्रांसमिट करते हैं बताओ? व्हाट डू दे ट्रांसमिट थ्रू देम? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. वेरी गुड आयशा. यस. तुम लोग आगे चुप क्यों? कुछ रिस्पॉन्ड करो यार. आई थिंक ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो आई मीन Yes, sir. अपने थ्रू ट्रांसमिट करते हैं. ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई विल कम टू दैट पेज. हाँ, आई होप ये डायग्राम सबको दिख रहा है. दिस वन हियर, एवरीवन कैन सी दैट? यस सर। ठीक है, तो Yes. Yes, sir. बेसिकली जो नर्व सेल्स होते हैं, याद रखना, हम इसको एक्सक्लूसिवली अच्छे से पढ़ेंगे. इसके तीन मेन स्ट्रक्चर होते हैं. एंड यू नो, डिपेंड करता है कि नर्व सेल्स तुम किस लोकेशन की बात कर रहे हो, क्योंकि नर्व सेल्स नर्व्स को भी बनाते हैं. नर्व्स मतलब नर्व्स, नर्व समझते हो? आई मीन कैपिलरी वेन्स, और यस उस सर। पे मत जाना, वो ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है ना, मैं नर्व्स की बात कर रहा हूँ. मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्लड वेसल्स अलग चीज है. ब्लड वेसल्स ब्लड की ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करते हैं. नर्व्स एक बंडल ऑफ फाइबर होता है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से नीचे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स. उसका बस एक ही काम है, टू गिव सिग्नल्स टू अदर ऑर्गन्स कि तुम्हें कब क्या कैसे फंक्शन करना है. और ये सिग्नल ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच में एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, दिस इज अ सेल. इनका ग्रुप आ जाए तो टिश्यू बना देंगे. ठीक है, ओके.
फिर हमने क्या पढ़ा? डिवीजन ऑफ लेबर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट वाज डिवीजन ऑफ लेबर? ओके, ऐसे समझो, अगर सपोज एक ही टीचर होती है आपके स्कूल में जो आपको एसएसटी पढ़ा रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है, मैथ्स भी पढ़ा रही है, साइंस भी पढ़ा रही है. एक पॉइंट आएगा गाइस जब तुम बोर हो जाओगे. अरे यार वही शक्ल, वही चेहरा, वही स्टाइल पढ़ाने का. राइट? तो अब मैनेजमेंट ने क्या किया? लेट्स कॉल द एक्सपर्ट्स, कि यार एसएसटी पढ़ाने के कोई एक एक्सपर्ट टीचर को बुलाओ. एंड लेट्स ओके अपूर्वा, डोंट वरी. एंड let's hire a math teacher, or let's hire another science teacher who is expert in teaching that particular subject. और ये छोड़ो, कुछ कुछ स्कूल्स में तो साइंस में भी ये टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएगी, ये टीचर केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, उसके भी 3 ब्रांचेस होते हैं. तो उसी तरह गाइस, जब एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर नाम से पता चल रहा है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, उसके जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. क्या लाइफ प्रोसेसेस? कुछ लाइफ प्रोसेसेस के हमने एग्जांपल्स, मतलब नाम पढ़े थे. व्हाट वर फ्यू लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जिसके बिना एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है? बताओ, जो डेली बेसिस पे होते Digestion. हैं. गुड. डाइजेशन. respiration, गुड. रेस्पिरेशन. Sir, circulation, एक्सक्रीशन. गुड. एक्सपेलिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट फ्रॉम द बॉडी. एक्सक्रीशन. रेस्पिरेशन भी लिख देते हैं. ठीक है. सर्कुलेशन भी है, ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए. खैर एटसेट्रा बहुत सारे हैं. तो दीज प्रोसेसेस आर हैंडल्ड in a multicellular organism by specific systems. Specific systems मतलब organ systems होते हैं, and those organ systems are composed of specific tissue. For example, circulation की बात करूं तो pump कौन करता है मेन ब्लड को? हार्ट. and that is made up of special kind of tissue. ठीक है. उसकी टिश्यू और कहीं आपको बॉडी में नहीं मिलेगी, उसको हम कहते हैं, एनीवन? मसल. मसल. हार्ट जिस मसल से बना उस मसल का नाम क्या है? उस टिश्यू का नाम क्या है? cardiac, गुड. कार्डियक टिश्यू. गुड. ठीक है. तो याद रखना, जब मैंने ये बात की डिवीजन ऑफ लेबर, तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक टास्क्स आर टेकन अप बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ टिश्यूज व्हिच दे परफॉर्म वेरी एफिशिएंटली. बहुत बेहतरीन तरीके से उसको रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज में. ठीक है. तो डिवीजन ऑफ लेबर हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व करने को मिलता है, नॉट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बेचारा एक यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, तो सारे लाइफ प्रोसेसेस उसी सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन एंड एक मिनट. हाँ, मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. बिकॉज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर टिश्यू में हम 2 तरह के किंगडम्स को एक्सप्लोर करते हैं, और वो मेजर किंगडम्स हैं लाइफ के. लाइफ के इन द सेंस, जैसे लाइफ डिवाइडेड है 5 किंगडम्स, जिनमें सबसे 2 बड़े किंगडम्स होते हैं. वन ऑफ द 2, नॉट लार्जेस्ट 2 मैं कह रहा हूँ, प्लांटाए और एनिमेलिया. एक चैप्टर है डाइवर्सिटी, उसमें ये सब हम बहुत डिटेल में तो नहीं, बट बेसिक पढ़ेंगे. और भी होते हैं किंगडम्स. एक किंगडम को कहते हैं प्रोटिस्ट. ठीक है. पढ़ेंगे वो है क्या, मतलब उसको हम कहते हैं, एक होती है बैक्टीरियाज की दुनिया, एक होती है फंगाई की दुनिया. तो उनके वर्ल्ड को एक किंगडम का नाम दे दिया गया. प्लांटाई किंगडम में हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे, ऑफ कोर्स. एनिमेलिया में सिर्फ एनिमल्स की बात करेंगे. ठीक है. बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो द पॉइंट इज, फिर हमने इनके बेसिक डिफरेंसेस देखना शुरू किए. प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? नहीं. एनिमल्स, हाँ, राइट. तो इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो दैट्स व्हाई इनका जो टिश्यू सिस्टम है, किनका? एनिमल्स का, दैट इज डिफरेंट देन प्लांट्स. तो सिंपल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई tissues present in plants and animals are different. So these are some major differences that you can point out
because as organisms they have different needs, because they are characterized by different features. एक feature बोल देना locomotion, plants do not move, animals move in search of food and shelter. और एक कौन बताएगा difference बोलो, और क्या difference था animals plants के बीच में? Sir, appearance. Good, appearance. Appearance plants की कैसी होती है? They are usually tall. Green in color. हाँ, yes, they are green in color. They are autotrophs. They synthesize their own food, whereas animals are dependent. That's why they move from one place to another in search of food. And plus appearance में एक major क्या difference है? Plants are huge usually, and huge plants are known as trees. सबको पता है. Exactly, pattern of growth, अथर्वा. Very good. Pattern of growth मतलब plants ऐसे life forms हैं जो अपने पूरे जीवन काल में लाइफ टाइम ग्रो करते ही रहते हैं. ग्रोथ उनकी रुकती नहीं है. बट हाँ, दैट ग्रोथ इज टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन. अब जैसे एनिमल्स के केस में नहीं है, दे ग्रो बट दे ग्रो यूनिफॉर्मली. वो चौड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, मोटे, हर तरह से वो फैलते हैं, बट एक सर्टेन एज आता है उसके बाद दे डू नॉट ग्रो फर्दर. बट नॉट, दिस इज नॉट द केस इन प्लांट्स. प्लांट्स देखो कितने सारे लीव्स शेड करते हैं, फिर उनके नए लीव्स आ जाते हैं. तो ये ग्रोथ साइकिल चलता रहता है प्लांट्स में. बट हाँ, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, नॉट इन ऑल द डायरेक्शन. मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्शन से कहने का मतलब है देयर लेंथ, देयर गर्थ. गर्थ का दूसरा वर्ड क्या था? कैम्बियम. नहीं, हाँ, कैम्बियम भी कहते हैं. और एक वर्ड था जो आसान है समझना, लैटरल. लैटरल का मतलब था साइड, साइड टू साइड. जैसे सर आपके लैटरल में कौन बैठा है? लैटरल मतलब मेरे साइड में कौन बैठा है? फिलहाल कोई नहीं. तो लेंथ के अलोंग जब ग्रो करें प्लांट्स, ठीक है, तो हम कहते हैं अरे यार वो तो अपने ग्रोइंग स्टेज में होगा इसलिए उसकी लेंथ बढ़ रही है. लेकिन एक लेट से ग्रोथ, ऐसे कह लो एक बहुत पुराना आम का पेड़ है. अब डू यू फाइंड कि वो मैंगो ट्री फर्दर अपनी लेंथ इंक्रीज उसकी होती है एक मैच्योर स्टेट में जब पहुंच जाती है? नहीं ना. तब आप देखते हो कि उसके ब्रांचेस और निकल रहे हैं, विच इज लाइक सपोर्टिंग द लैटरल ग्रोथ. साइड ग्रोथ उसकी हो रही है. उसकी जो मेन ब्रांच होती है वो आई मीन फैल जाती है, मोटी हो जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है. हाँ बताओ सर, आप एक बार सब कुछ अगर हो सके तो आप एक बार बता सकते हो सब कुछ. सर वो क्या है कि अभी मैं यहाँ पे शहरी में नहीं हूँ ना सर, मैं बाहर गया तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है. ओके ध्रुव, डोंट वरी. एक्चुअली हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं. जो भी आपका छूटा है उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना. हम लोग रिवाइज ही सर कर रहे वो हैं 2 कहाँ पे क्लास. होगी रिकॉर्डिंग? कहाँ पे हम जस्ट टॉकिंग. रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो रही है मतलब? आई जस्ट अपलोड द रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब यूट्यूब पे. हाँ जी, ठीक है. तो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है. तो अभी बता रहे हो, ठीक है. अपनी सर आईडी तो भेज बहुत देना, पहले बता जीमेल आईडी. चुका हूँ. ठीक है, मुझे सर अपनी ठीक जीमेल है. आईडी फॉरवर्ड कर देना, मैं तुम्हें एक्सेस प्रोवाइड सर कर मैं वो दूंगा. प्राइवेटली भेज दूँ? भेज देना भाई, क्लास के बाद भेज देना, ठीक है. सर क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू है ना, इसलिए मुश्किल है. ठीक है, एक एक करके इश्यूज अपने बताते जाओ, सॉल्व होते जाएंगे. चलो, लेंथ, लैटरल ग्रोथ, इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ भी कहते हैं. लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ जो ग्रोथ होती है प्लांट की, और girth मतलब अलोंग द साइडवेज जो ग्रोथ होती है. अच्छा हाँ, और एक बात, ये एक डायग्राम देखो आप लोग, एंड आई होप क्लास 6 में जब आपने फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स के बारे पढ़ा होगा, ये 2 वर्ड्स के मतलब आपने समझे होंगे. नोड्स किन्हें कहते हैं? जहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं, ठीक है. देखो, स्टेम हो गया, स्टॉक हो गया, ट्विग हो गया, ये सारे वर्ड्स इंटरचेंज करके हम लोग यूज करेंगे. इनमें कभी कंफ्यूज ना होना. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेम, स्टॉक, ट्विग, ये एक तरह के इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं. कभी कोई स्टेम नहीं लिखता है, कभी स्टॉक लिखता है, कभी ट्विग लिखता है. अच्छा, कब कौन सा वर्ड हमें यूज करना है, दैट डिपेंड्स. डू यू सी दिस पार्ट हियर, एवरीवन?
बताओ क्या इसे तुम स्टेम बोलोगे, स्टॉक बोलोगे या ट्विग बोलोगे? स्टेम तो ऑब्वियसली नहीं बोलोगे, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेम तो नहीं बोलोगे। स्टेम तो ये है, ये मेन स्ट्रक्चर जो पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ट्विग, यस, इस केस में आप ट्विग और स्टॉक दोनों बोल सकते हो, बट अगर आप स्टॉक वर्ड यूज कर रहे हो, यू मेक श्योर आप उसके आगे लीफ लगाते हो। लीफ स्टॉक, मेक सेंस? ये लीफ का स्टॉक है। उसी तरह बर्ड स्टॉक भी होता है। बर्ड समझते हैं ना, कली कहते हैं जिसे। आई मीन दिस हैज नॉट फ्लावर्ड येट, राइट? दिस हैज टू फ्लावर। तो याद रखना ये सारे इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, कभी इनमें कंफ्यूज मत होना। क्या द पॉइंट इज नोड और इंटरनोड। नोड पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको जहां से ट्विग्स या स्टॉक्स निकल जाते हैं, और इंटरनोड डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमने एक और तरह की ग्रोथ पैटर्न देखी थी। क्या और एक ग्रोथ पैटर्न था, बताओ, प्लांट्स में? व्हाट वाज द अदर ग्रोथ पैटर्न? एक अलोंग द लेंथ, एक अलोंग द साइड जब फैलते हैं प्लांट्स, और एक क्या था ग्रोथ पैटर्न? सर रूट सिस्टम वाला। रूट नहीं, रूट तो ऑफ कोर्स डीपर द ग्राउंड पेनिट्रेट करते हैं, तो इन अ वे वो भी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं प्लांट की। द रूट्स आर जस्ट फाइंडिंग इट्स वे मोर डिगर। और एक ग्रोथ पैटर्न था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक ग्रोथ पैटर्न था अलोंग द लेंथ जिसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कहते हैं। एक ग्रोथ पैटर्न था अलोंग द लैटरल, साइड टू साइड। इंटरकैलरी। हाँ, इंटर कैलरी मेरिस्टेम उसको कहते हैं, बट उस ग्रोथ पैटर्न को आप कैसे वन वर्ड में या टू वर्ड्स में बोलोगे? सर ग्रोथ ऑफ ट्विंग्स। ग्रोथ ऑफ ट्विग्स। Sir, twigs into branch. ट्विग्स इनटू ब्रांच, वेरी गुड, ठीक है। ट्विग्स इनटू ब्रांच से हमारा ये कहने का मतलब है, ट्विग्स छोटे छोटे ना नन्हे या अपने प्री मैच्योर्ड स्टेट में जो नोड से निकलते हैं ना, प्रोजेक्शंस, उन्हें ट्विग्स कहते हैं। अब ये फर्दर मैच्योर होके क्या बन जाएंगे? ब्रांच बन जाएंगे, राइट? तो ये जो ट्विग टू ब्रांच वाली जो ग्रोथ होती है, एक तरह को आप कह लो इंटर कैलरी, जो आई थिंक अथर्व या किसने ये वर्ड यूज किया, whosoever use this word, you may also write this, इंटर कैलरी ग्रोथ। इंटर कैलरी ग्रोथ याद रखना, 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। इंटर कैलरी ग्रोथ किस तरह की ग्रोथ है सर? ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज करती है या प्लांट की लैटरल ग्रोथ इंक्रीज करती है? इंटर कैलरी ब्रांचेस निकलेंगे प्लांट से तो कैसी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी? प्लांट चौड़ा हो रहा है या लंबा हो रहा है? सर लंबा। एग्जैक्टली। तो याद रखना इंटर कैलरी ग्रोथ भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ है, बट उसका एक डिफरेंट नेम है इन अ वे कि इंटर कैलरी ग्रोथ के चलते और ब्रांचेस आती हैं, उन ब्रांचेस में फिर और ट्विग्स आएंगे, और ट्विग्स आएंगे उसमें लीव्स आएंगे। जितने सारे लीव्स होंगे उतने फूड फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है, उतना ज्यादा खाना मैन्युफैक्चर होगा। और ये ग्रोथ क्यों नेसेसरी है? क्योंकि एज द होल स्ट्रक्चर इवॉल्व्स, उसकी ग्रोथ, उसकी फूड डिमांड भी बढ़ती है। जितनी ज्यादा फूड डिमांड बढ़ेगी तो उतने ज्यादा लीव्स भी चाहिए उसे, ताकि उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक। तो ये हमने क्या नोटिस किया कि जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में वो डिफरेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ्स, उनके नेम्स, उनके फंक्शंस। और जो एनिमल्स में बहुत सारे पढ़ेंगे, मसल टिश्यूज, न्यूरॉन्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। प्लांट्स में मेन हमने क्या पढ़ा था? वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, याद रखना। उस पे अगेन वही बेसिक क्वेश्चन, वाटर एंड मिनरल्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में? जाइलम या फ्लोएम? नहीं, वैस्कुलर में कौन? 2 टाइप्स होते हैं वैस्कुलर में, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम। ठीक है। और फूड? फ्लोएम। फ्लोएम। और इसको याद करने का तरीका भी क्या बताया था? एफ से फूड है तो फ्लोएम, फ्लोएम में भी एफ से प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रही है, तो ऐसे याद रख सकते हो, फ्लोएम। और जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट, ये एक्टिविटी में हमने ये देखे थे, 2 ऑनियंस को डिप कर दिए, इनकी जो, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ इन्हें। अच्छा हाँ, और एक मिनट, और एक बात, ये सॉरी, आई होप ये दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, इसमें ग्रोथ पैटर्न की बात हो गई, which was another difference between plants and animals, and yeah,
वन मोर थिंग, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? व्हाट डज दिस स्पेसिफिक सेंटेंस मीन? सेल ग्रोथ एनिमल्स में मोर यूनिफॉर्म होती है। कम ऑन, एनीवन? यूनिफॉर्म ग्रोथ, सोचो कैसी ग्रोथ होगी? ग्रोथ इन ऑल डायरेक्शंस या ग्रोथ इन सर्टेन डायरेक्शन? ऑल डायरेक्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, प्लांट्स में नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्योंकि उसको अलोंग द लेंथ ज्यादा ध्यान देना है, उसको अपनी पहले हाइट बढ़ानी है और करस्पॉन्डिंगली उसको अपनी रूट्स भी उतनी डीप पेनिट्रेट करनी है ताकि वो एक फर्म स्ट्रक्चर बन सके। सबसे पहले प्लांट यही करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसके जीन्स में एनकोडेड है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना क्रोमोसोम्स, उसको पता है कि कल ना कल को विंड बहुत कस के चलेगी, टेम्परेचर सूटेबल नहीं होंगे, मेरी ग्रोथ को ये लोग मतलब रोकना चाहेंगे, ग्रोथ को नहीं रोकना चाहेंगे, मतलब मेरे स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहेंगे जो टेम्परेचर वेदर कंडीशंस होंगे। तो सबसे पहले उसकी यही एम रहती है लाइफ में कि मुझे जितना हो सके डीपर पेनिट्रेट करना है रूट को, ताकि मैं एक फर्म स्ट्रक्चर बन सकूं और शूट करूं ऊपर। ठीक, तो इसलिए उसकी नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है सेल्स में। हाँ, द अनदर थिंग कि फीडिंग मेथड्स, द थिंग इज जैसे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, पता है सबको, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, और बताओ किडनी के अलावा और कौन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करता है? पता है ना, किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल्स को ड्रेन आउट करती है ब्लड से। हाँ, ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर नहीं, सिर्फ ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज अ पाउच प्रेजेंट इनसाइड लिवर। ठीक है, क्या ब्लैडर से फिर यूरेटर्स कनेक्टेड होते हैं जो किडनी से आते हैं, दो पाइप्स। ठीक है, उसमें यूरिन जमा होता है एंड यूरिन इज नथिंग बट वेस्ट नाइट्रोजनस मटेरियल जो सेल्स एक्सक्रीट करते हैं ना ब्लड में, वो रिलीज कर देते हैं वेस्ट मटेरियल। तो ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, टॉक्सिक लेवल्स। तो फिर बॉडी, ब्रेन बेसिकली उसको सिग्नल करता है किडनी को, चलो भाई अपना काम करो, उसको निकालो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो वो यूरिन के फॉर्म में निकालता है। तो उसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क को ही करते हैं, जैसे इस केस में एक्सक्रीशन। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस हमें प्लांट्स में भी देखने मिलता है। जैसे वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम जैसे अभी हमने बात की, फूड, मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा हाँ, और एक चीज, ऑक्सीजन डिमांड किसकी ज्यादा होगी बताओ, प्लांट्स की या एनिमल्स की? अब इसमें चलो आप लोग अपने अपने रिप्लाईज बताओ, क्या लगता है ऑक्सीजन डिमांड किसकी ज्यादा होगी, प्लांट्स की या एनिमल्स की? एनिमल्स की। व्हाई नमन, डू यू थिंक एनिमल्स की? क्यों आयशा? जस्टिफाई करने का कोई पॉइंट सोचो, व्हाई एनिमल्स हैव मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट? सर एनिमल्स की इसलिए होगी क्योंकि उनका वर्क ज्यादा होता है, वो मूव भी ज्यादा करते हैं। वो मूव करते हैं। यार प्लांट्स भी तो ऑक्सीजन आई मीन यूज करते हैं, यस और नो? नो? Yes. यस। और कब करते हैं प्लांट्स यूज ऑक्सीजन? मैंने तो सुना है प्लांट्स तो सर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। ये मैंने कभी नहीं सुना दे नीड ऑक्सीजन। तुम लोगों ने कहाँ सुन लिया दे नीड ऑक्सीजन? अरे बताओ। सर एनिमल। कोर्स एनिमल्स की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, बट अब मैं क्वेश्चन दूसरा कर रहा हूँ कि क्या एट ऑल प्लांट्स की ऑक्सीजन डिमांड है भी कि नहीं है, या बिल्कुल आई मीन चाहिए नहीं उनको ऑक्सीजन? क्यों है? रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। एग्जैक्टली, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, क्योंकि एक लाइफ प्रोसेस हमने देखा था रेस्पिरेशन, जो बहुत क्रूशियल
प्रोसेस से। बताओ सेल चैप्टर अभी अभी खत्म किया है, रेस्पिरेशन का आउटपुट क्या होता है, उस प्रोसेस का एम क्या है? एनर्जी। वेरी गुड। और वो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, किस ऑर्गेनल के अंदर, सेल में? सेल के अंदर Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। गुड, याद रखना रेस्पिरेशंस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कुछ कुछ रेस्पिरेशन एक दूसरे टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, 11th में पढ़ेंगे डिटेल में, बायोलॉजी अगर आप लोगे। कुछ कुछ रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो जाते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उस रेस्पिरेशन के चलते जो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का नाम क्या था, हमने पढ़ा था एटीपी। फुल फॉर्म याद है ना सबको एटीपी का? एटीपी का फुल फॉर्म एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ एडिनोसाइन। एडिनोसाइन स्पेलिंग देख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है गाइस, ठीक है? एडिनो लिख दोगे, फिर साइन लिखना है, SINE। टी से ट्राई है और पी से फॉस्फेट। ओके, सो ये एनर्जी करेंसी है, सेल इसी की भाषा समझती है। दिस इज अ केमिकल, एक्चुअली दिस इज अ केमिकल मॉलिक्यूल जो एक प्योर एनर्जी है। प्योर मतलब एकदम प्योर नहीं कि ये गायब हो गया तो बस एनर्जी देकर चला जाएगा, नहीं। 10th में बस एक छोटी सी चीज पढ़ते हो कि ATP इसमें कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और वो एनर्जी देके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। डी में बस पता क्या आ जाएगा, डाई, एग्जैक्टली। वो ट्राई से डाई बन जाता है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली चेंज। एनीवेज, सो याद रखना रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को चाहिए ऑक्सीजन, बट वो ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम है कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स को मूव करना पड़ता है, लोकोमोशन होती है, दैट्स व्हाई उसकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, ठीक है? ओके, ऑक्सीजन डिमांड इसलिए ज्यादा क्योंकि उनको एनर्जी उतनी ज्यादा एक्सपेंड करनी पड़ती है। एक्सपेंड मतलब खर्च करनी पड़ती है, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फिर हमने 2 तरह के टिश्यूज पढ़े हैं प्लांट्स में, डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग, ठीक है? याद है सबको डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग? यस सर। ठीक है, डिवाइडिंग मतलब जो फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली, काफी एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है? उनका वो समय आता ही नहीं है कि एक दिन का रेस्ट ले लें या एक हफ्ते का वेकेशन ले लें, नहीं, वो हर सेकंड डिवाइड करते रहते हैं। दैट्स व्हाई उनका एक बहुत स्पेशल फीचर था कि उनका साइटोप्लाज्म कैसा था, साइटोप्लाज्म काफी डेंस था, काफी डेंस। और साइटोप्लाज्म डेंस होने के साथ साथ उनकी जो सेल वॉल थी कैसी थी, थिक थी या थिन थी, मोटी थी या पतली थी? थिन। थिन, गुड। ओ सो सॉरी, मैंने सेल वॉल कहा ना, ये तो मैं सेल मेम्ब्रेन को पॉइंट कर रहा हूँ। प्लांट्स की बात हो रही, राइट? सबको पता है कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, हाँ। सो उनकी सेल वॉल थिन होती है। और एक फीचर था, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब, प्रोमिनेंट वर्ड का मतलब है जैसे ऐसे समझ लो, जैसे एक कंपटीशन हुई, ठीक है? सपोज 10 लड़कियां और 10 लड़के, कंपटीशन क्या हुई, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट पता है इसका मतलब क्या है? APTITU, एप्टीट्यूड टेस्ट। डू यू नो व्हाट एप्टीट्यूड इज? एप्टीट्यूड के एग्जाम्स होते हैं आजकल, आई मीन एबिलिटी चेक करते। हाँ, कौन सी एबिलिटी, मतलब आपकी नेचुरल एबिलिटी क्या है किसी लॉजिकल क्वेश्चन को समझने की और उसको आंसर करने की, ठीक है? एप्टीट्यूड के अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। खैर, जैसे जीके टेस्ट होता है वैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सपोज एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ और उस एप्टीट्यूड टेस्ट में एक ऐसी लड़की ने स्कोर किया जो एकेडमिक्स में एवरेज परफॉर्म करती है। एकेडमिक्स मतलब जो 10-12 सब्जेक्ट हैं स्कूल में, उसमें ठीक ठाक 70-60% ले आती है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में उसने 95% स्कोर कर दिया। इससे क्या पता चला उस लड़की के बारे? और एक लड़का जो लास्ट बेंचर है, ठीक है? और लास्ट बेंचर इन द सेंस मैं ये नहीं कहना चाह रहा लास्ट बेंचर्स पढ़ाकू नहीं होते हैं, मतलब पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, बट ही टेक्स लेट्स से थिंग्स वेरी कैजुअली, और उसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, भाई उसके 100% मार्क्स आ गए। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन that, I mean those two kids, the girl and the boy, and the other kids? वो
आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर कंपटीशन में उभर के बाहर आए। उभर के मतलब सबके नोटिस में आ गए कि नहीं आ गए, ये बताओ। सब उसको जानने लगे, अरे यार तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया। एक तरह से थोड़ी देर के लिए पॉपुलर हो जाएंगे, सब पूछना चाहेंगे भाई कैसे हुआ, आई मीन व्हाट डिड यू डू। अब जेन्युइनली अगर वो आंसर करेंगे तो बताएंगे अपनी टेक्निक। मोस्टली बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, अरे भाई तुक्का लगा दिया जय माता दी करके टाइप्स। लेकिन नहीं, मान लो ना जेन्युइनली बैठ के उन्होंने दिया टेस्ट और सोच समझ के सारे आंसर किए, तो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। तो बेसिकली प्रोमिनेंट मतलब जब कोई चीज उभर के आती है सबके सामने, सबको पता नहीं था कि हाँ वो चीज एग्जिस्ट करती है, बट हाँ अब सब लोग नोटिस करने लग गए। तो याद रखना न्यूक्लियस इस केस में प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब काफी बड़ा होता है न्यूक्लियस, और ऐसे समझ लो काफी एक्टिव इसको रहना पड़ता है जानबूझकर न्यूक्लियस को। और ये मैं किस सेल की बात कर रहा हूँ बाय द वे, डिवाइडिंग। इस पूरे डिस्कशन में भूल मत जाना, डिवाइडिंग सेल या डिवाइडिंग टिश्यूज की बात कर रहे हैं। और डिवाइडिंग सेल का दूसरा नाम क्या था, एनीवन? Aristematic. एग्जैक्टली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो क्यों ये बड़ा होता है न्यूक्लियस, इतना प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या कौन सा मटेरियल होता है? न्यूक्लियस कैरीज डैश मटेरियल इनसाइड इट, जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम्स और डीएनए। और जेनेटिक मटेरियल ही तो चाहिए किस चीज के लिए? डिवाइड करने के लिए, यस और नो? Yes. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रोमिनेंट। तो 3 फीचर्स याद रखना डिवाइडिंग सेल्स के। डिवाइडिंग सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। सेल वॉल थिन होती है, पतली सेल वॉल होती है। साइटोप्लाज्म ठूस ठूस के भरा रहता है, डेंस होता है काफी। बाकी सारे ऑर्गन्स दिखेंगे भी नहीं तुम्हें, वैक्यूल नहीं दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर तुम्हें राइबोसोम्स नहीं दिखेंगे, क्लोरोफिल तो भूल जाओ, नहीं दिखेगी। बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल जिनमें दिखती है क्लोरोफिल, तब उनको हम मेरिस्टेमेटिक नहीं, तब उनको हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उस पे आएंगे हम लोग। तो ये 3 फीचर्स याद रखने हैं गाइस आपको। लेकिन एक बात बताओ, ये अभी अपने डिवाइडिंग फेज में, डिवाइडिंग मतलब शुरुआती फेज में, मैच्योर नहीं हुए, जब इनकी ये डिवाइडिंग कैपेबिलिटी थम जाएगी, रुक जाएगी, तब इनमें एक ऐसा कमाल का प्रोसेस होता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपने आप में। उस प्रोसेस को वन वर्ड में कैसे कहोगे? व्हाट इज दैट प्रोसेस दैट चेंजेस द कोर्स ऑफ जर्नी? अब वो डिवाइड नहीं करेगी, अब वो नॉन डिवाइडिंग बन जाएगी। Differentiation. डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। वो क्या प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में याद रखना डिवाइडिंग सेल सीजेस मतलब स्टॉप्स टू एक्टिवली डिवाइड एंड स्टार्ट्स टेकिंग अ पर्टिकुलर शेप और साइज एंड फंक्शन। मतलब अब वो टिश्यू के रोल में घुसेगी। जैसे स्टेजेस होते हैं ना एक बच्चे के लाइफ में, चाइल्डहुड, फिर वो एडोलेसेंट, ठीक है, जो हमने 8th में पढ़ा था, जब प्यूबर्टी हिट करती है। एडोलेसेंट के बाद फिर टीनेज, नहीं, आई थिंक टीनेज वाला वही है साइकिल। आई थिंक चाइल्डहुड जब खत्म होता है तब से लेकर 18 साल तक वो टीनेज वाला ही होता है। फिर आप 18 के बाद अडल्ट हो जाते हो। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, उसी तरह एक सेल की लाइफ में भी डिफरेंट फेजेस होते हैं। पहले वो डिवाइडिंग फेज में होती है, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल या डिवाइडिंग सेल कहते हैं। फिर वो नॉन डिवाइडिंग सेल कहलाती है। तो ऐसा बीच में क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। दैट प्रोसेस याद रखना। तो यहाँ एकदम क्लियर शब्दों में लिखा है इन्होंने, आई होप ये दिख रहा है आप लोगों को। एक मिनट में उस पेज पे जाता हूँ। कोई डाउट अभी तक कुछ पूछना है इस किसी को? एनीवन? एनी डाउट्स गाइस, बताओ। No, sir. ठीक है, ये देखो डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, size and function is called differentiation. Differentiation leads to the development of various types of permanent tissue. Permanent tissue का ही दूसरा नाम है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है। अब सेल्स भी कहती हैं यार ग्रो अप, मैच्योर हो जाओ, अपने अपने कुछ कुछ रोल्स ले लो लाइफ में, अब तुम्हें जिंदगी भर यही करना है। जैसे पेरेंट्स नहीं कहते ग्रो अप, डिसाइड कब करोगे बेटा,
दिस एंड दैट, क्या करना है लाइफ में, पढ़े हो, पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। एनीवेज द पॉइंट इज ये डिसीजन टाइम होता है, और वो डिसीजन टाइम के बाद, जस्ट अ मिनट, वेयर इज दैट थिंग, हाँ, तो दिस वाज इट। अब नॉन डिवाइडिंग में हमने क्या पढ़ा था, याद करो। मेरिस्टेमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाती है, चलो परमानेंट्स के अब नाम होते हैं। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, बोलो बोलो मुस्कान। मेरिस्टेमेटिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड। मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि नॉन परमानेंट है, डिवाइडिंग है, वो परमानेंट फॉर्म ले लेती है। उसमें भी दो होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट। और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स वर्ड से ही हमें क्या समझ में आता है, एक बात बताओ, कि दो तीन चीजें नहीं समझनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में कुछ समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्लास 7 याद करो, पक्का आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। आप राइस को इजिली डाइजेस्ट कर लोगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ऑफ कोर्स सबको पता है ना, राइस इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कहते भी ना लोग, चावल खाओगे तो मोटे हो जाओगे, आई मीन क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट है ना। तो बताओ, राइस इज इजी टू डाइजेस्ट और ग्लूकोज, because both are carbohydrates, which carbohydrate is easy to digest? सर बोलो ग्लूकोज। क्यों? गुड, it is glucose. सर आयशा? क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। Exactly, it is a simple carbohydrate. Similarly, simple permanent tissue ने अपना रोल, तो मतलब मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि सिंपल परमानेंट टिश्यू उस दिशा में चल चुकी है। किस दिशा में? कि हाँ भाई चलो, मुझे रोल लेना है, एक परमानेंट रोल लाइफ में लेना है, या तो मुझे जाइलम का रोल निभाना है, या तो फ्लोएम का, या तो क्लोरेनकाइमा का, या तो पैरेनकाइमा का। लेकिन अभी भी, ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर रोल के सारे समझ लो मैच्योर कंपोनेंट्स नहीं मिले हैं। मतलब वो अभी भी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, लेकिन रोल डिसाइड हो गया है इन अ वे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू रोल डिसाइड कर चुकी है कि मुझे ये बनना है लाइफ में, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। बट आप कोर्स सीख रहे हो, समझ रहे हो, यू आर लर्निंग दैट स्किल। तो वो जो जर्नी होती है, याद रखना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इस जर्नी को भी हम लोग समझेंगे। बट पहले आप लोग एग्जाम्पल्स बताओ मुझे। What is an example of simple permanent tissue? Do you remember? Anyone? सर क्या? Example of simple permanent tissue. सर पैरेनकाइमा। Parenchyma. कॉलेनकाइमा। Good. Colin. Colin या chlorine? सर दोनों ही है। कॉलन। दोनों ही है। क्लोरीन। Okay. मैं दोनों लिख रहा हूँ। अच्छा, चलो ओके, मैं दोनों लिखता हूँ। पहले पैरेनकाइमा लिखा, काइमा स्पेलिंग देखना, CHYMA। फिर कॉलिन, कॉलिन के बाद मैं लिख रहा हूँ एरेन, AER EN था क्या? एरेन। यस सर। और एक था क्लोरेन काइमा, क्लोरेन, CH। सर सेकंड क्या लिखा है? सेकंड मैंने लिखा है कॉलिन। सर ओ सर वो भी था एक चॉलिन, पैरेनकाइमा। मैं चॉलिन लिखने वाला था, कॉलिन। एक मिनट, हाँ मैंने थोड़ा सॉरी, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक। कॉलिन, ठीक है। जैसे सर कोलिन, स्क्लेरेनकाइमा भी है। हाँ स्क्लेरेनकाइमा भी है, लेकिन वो सिंपल है या परमानेंट है या कॉम्प्लेक्स है? एक बार गाइस स्पेलिंग बोलना फिर से। CO कॉलिन। गुड, ओके, थैंक यू। कॉलिन काइमा, ठीक है, याद रखना। तो मैं ना इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो लास्ट में तो चाइमा 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 मतलब खाइमा सेम है। द ओनली डिफरेंस इज पैरेन, कॉलिन, एरेन, क्लोरिन। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और इसको रिमेंबर करने के बहुत आसान तरीके। अच्छा हाँ, ये है क्या बाय द वे? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जल्दी से एक टेबल बनाएंगे सब लोग फटाफट। एक हम लोग बहुत मेजर डिफरेंस लिखेंगे। उस टेबल में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। कितने? 3। फर्स्ट कॉलम में आप लोग लिखोगे
पैरेन्काइमा, मैं बस प्रीफिक्स लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा नाम लिखना है। पैरेन्काइमा लिखोगे सब लोग, सेकेंड कॉलम में लिखोगे, सेकेंड में, एक मिनट, थर्ड में स्क्लेरेन्काइमा लिखना है, सेकेंड में वी हैव टू राइट, कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट में सबने लिखा ना पैरेन्काइमा, सेकेंड में आपको लिखना है, जस्ट अ मिनट, थर्ड में लिख लो स्क्लेरेन्काइमा, मैं स्पेलिंग यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। We're going to write the differences between them. थर्ड में लिखो स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटिस है, where is that proper spelling? हाँ, स्क्लेरेन्काइमा दिख रहा है थर्ड में, और सेकंड में आपको लिखना है पैरेन, स्क्लेरेन, और एक था यार, what was that name? Just a minute. I think मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, या एरेन्काइमा नहीं, एरेन्काइमा एरल उसका बस एक ही पॉइंट है, कोलेन्काइमा, एक मिनट, हाँ एग्जैक्टली कोलेन्काइमा, थैंक यू सो मच, हाँ कोलेन्काइमा, ठीक है, क्लोरेन नहीं, कोलेन्काइमा लिखेंगे, सी, यार इसकी स्पेलिंग बार बार भूल जाता हूँ, क्या था कोलेन्काइमा की स्पेलिंग? COLLEN ना? ठीक है, प्लीज उसको लिखो, ठीक है। अब जस्ट अ मिनट यार, बहुत जोर की आंधी चल रही, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। आई मीन काफी माहौल वो हो रहा है, आंधी बारिश तूफान का, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक। हियर मी? यस सर। ओके, हाँ, तो आई वाज सेइंग कि हमने हेडिंग क्या दी थी, स्पेसिंग इन, सो सॉरी, एक्चुअली उसको ऐसे लिखोगे, स्पेसिंग अराउंड सेल, नॉट इन, इनको कट करके अराउंड कर दो उसको, ठीक है। मैं कह रहा था जो हेडिंग दी है ना, स्पेसिंग इन सेल, इन नहीं, इनको कट करके अराउंड लिखो, स्पेसिंग अराउंड सेल्स, दैट्स द हेडिंग, ठीक है। ये डायग्राम देखो सब लोग, मैच्योर स्टेट से अब हाईली मैच्योर स्टेट में जाएंगे। हाईली मैच्योर स्टेट क्या है, मतलब लास्ट में वो सेल्स मर जाते हैं और स्क्लेरेन्काइमा बन जाते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज होता है सेल्स के केस में मेरिस्टेमेटिक स्टेज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जब वो बहुत एक्टिवली डिवाइड करते हैं, फिर वो डिवाइडिंग फेज से नॉन डिवाइडिंग फेज में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पैरेन्काइमा, दिख रहा है पैरेन्काइमा, ये वाली लेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उनकी स्टेज होता है लाइफ में कोलेन्काइमा का, ये देखो कोलेन्काइमा एक्चुअली ठीक नीचे होती है, किसके, एपिडर्मिस के। सर एपिडर्मिस क्या होती है, मैंने बताया था, याद करो, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट कवर्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट या स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। मतलब ये जो हमारी स्किन है, ये स्किन नहीं, एपिडर्मिस है, हाँ ये एपिडर्मिस है, ओके। एपिडर्मिस एक सबसे आउटर मोस्ट डिफेंस, मतलब एक स्ट्रक्चर है दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, लेकिन सर आपने अभी एक स्क्लेरेन्काइमा वाली बात कही थी, तो स्क्लेरेन्काइमा कभी कभी एपिडर्मिस का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे कोकोनट हस्क वाली आपने बात की, तो एपिडर्मिस की जगह स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा, हाँ ठीक है। उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू कहते हैं, जो कि डेड सेल से बना है, और डेड होने के साथ साथ उसके जो सेल वॉल है काफी थिक है और रिजिड है। तुम अगर कोकोनट को फेंक दोगे ना पानी में तो वो फ्लोट करेगा, पता क्यों? पता क्यों? डेंसिटी लो। हाँ, दो फीचर्स के चलते, एक तो ऑफ कोर्स उसकी डेंसिटी लो है, वो तो एकदम जनरल फीचर हो गया। दूसरा और एक फीचर होता है कि उसके जो ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ना, ठीक है, डेड होने के चलते चलते ये ओवरऑल डेंसिटी कोकोनट की डिक्रीज कर देते हैं। डेड सेल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी लिविंग सेल्स के मुकाबले? कम होगी, ठीक है। डेड सेल्स हल्के होंगे, लिविंग सेल्स भारी होंगे, ओके।
सो उसमें जब लिखो फर्स्ट पॉइंट पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर नहीं, मुस्कान आई थिंक लास्ट तुम ये कह रही थी इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर नहीं, हमें सेल के बाहर वाले स्पेस की बात करनी है। तो यहाँ लिखोगे कि द लिखो सेल स्पेसिंग इन पैरेनकाइमा टिश्यू, सेल स्पेसिंग इन पैरेनकाइमा टिश्यू is large। ये पॉइंट दिख रहा होगा सबको, thus large spaces between cells। एक मिनट, इंटरसेलुलर, अच्छा हाँ इंटर, ओके या इंटर, हाँ तुम सही कह रहे थे, इंटर मतलब सेल्स के बीच में, राइट। तो इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है किसमें, पैरेनकाइमा। ओके, और एक बात, ये फूड भी स्टोर करके रखते हैं, कौन, पैरेनकाइमा। उसी में लिख लो। हाँ पैरेनकाइमा का एक था कुछ, याद नहीं आ अभी। तो नहीं सर, भूल रही हूँ मैं। लिखो उसी में कंटिन्यू, दे स्टोर फूड एज वेल। और फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है पता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं प्लांट्स, स्टार्च के फॉर्म में। गुड, ठीक है। फिर लिखो, मैं कह रहा था उसी में कंटिन्यू कर दो, दे स्टोर फूड एज वेल, पैरेनकाइमा। फिर कोलेनकाइमा में लिखो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस is less, less compared to parenchyma। ठीक है, and they also provide ये बहुत इंपॉर्टेंट है, flexibility and support to plants, flexibility and support to plants। ठीक है, कोलेनकाइमा क्लियर है आई होप। और लास्ट में लिख लो स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा में ये लिखना था पलक कि द इंटरसेलुलर स्पेस इज लेस than parenchyma and they provide flexibility and support to plants। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में जल्दी से लिखो, इंटरसेलुलर स्पेस इज लीस्ट, सबसे कम स्पेस होता है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जब बनती हैं उनके सेल्स के बीच में सबसे कम, हाँ, आर लीस्ट कॉमा दे आर टाइटली पैक्ड, कॉमा के बाद लिख लो दे आर टाइटली पैक्ड, प्रोवाइडिंग ठीक है स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब एक हार्ड अपीयरेंस देते हैं, अपीयरेंस नहीं मतलब हार्डनेस बढ़ा देते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, प्रोवाइड्स स्टिफनेस एंड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बोलो क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डेड है। और एक चीज, ये प्रोटेक्शन करने में इसलिए एक्सपर्ट हैं, पूरा पहले कंप्लीट कर लो, स्टिफनेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट। बस ये तीन इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंसेस हैं, याद रखना उनके बीच में, पैरेन, कोलेन और स्क्लेरेन। जल्दी से बताओ किसी को कोई डाउट, फिर बस एक लास्ट चीज डिस्कस करके वील क्लोज द क्लास। कोई डाउट किसी को, जिनको नहीं है, एनीवन एल्स? तो कौन फूड स्टोर करता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा पैरेनकाइमा या स्क्लेरेन?
कॉलिनकाइमा या स्क्लेरन पैरेनकाइमा स्टोर करता है, और किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में। अब जो दो वर्ड्स बोल रहा था एरिल, और बाकी के दिमाग में भी ये दो वर्ड्स अगर घूम रहे हैं, याद रखना, एक होता है एरेनकाइमा और एक होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोर वर्ड CHLOR से क्लोरोफिल की याद आती है? तो बस उससे यही समझना कि ये दोनों टाइप्स हैं किसके? पैरेनकाइमा के दो टाइप्स हैं, एरेन और क्लोरिन। गलती से भी इन दो वर्ड्स को इनके साथ मत कंफ्यूज करना, कॉलिन और स्क्लेरिन। पैरेनकाइमा के ये दो टाइप्स किसके बेसिस पे हैं सर? एरेनकाइमा आर स्पेशल सिंपल परमानेंट टिश्यू फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। ए से एरेन तो ए से एक्वेटिक, ठीक है? क्यों? क्योंकि एयर फिल्ड होती है इनके, क्या इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा किस में होते हैं? पैरेन, कॉलिन या स्क्लेरिन? पैरेनकाइमा। तो उनके स्पेस के जगह एयर फिल्ड रहती है, और एयर के चलते क्या आ जाती है एक्वेटिक प्लांट्स को? एबिलिटी टू फ्लोट। हाँ, एबिलिटी टू फ्लोट को ही हम कहते हैं बॉयंसी। वेरी गुड तनुष्का, उसको कहते हैं बॉयंसी। सो एक्वेटिक प्लांट्स के पास जो ये एबिलिटी होती है बॉयंसी की, इट इज ड्यू टू स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा whose intercellular space is filled with air। तब उनको हम पैरेनकाइमा नहीं बुलाते हैं, किस नाम से फिर प्रतिज्ञा लेते हैं, बुलाएंगे? एरेनकाइमा। और वही पैरेनकाइमा में जब क्लोरेनकाइमा आ जाए, क्लोरिन मतलब क्लोरोफिल, if that space is filled with chlorophyll then we say that they are क्लोरेनकाइमा। तो बताओ फोटोसिंथेटिक एबिलिटी आ गई इसमें, फोटोसिंथेसिस की। और कोई पूछ सकता है आपको स्कूल में 1 मार्क क्वेश्चन की पैरेनकाइमा सॉरी क्लोरेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट में? याद रखना, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम्स। स्टेम्स के जो साइड वाले सेक्शंस होते हैं ना, हरे हरे स्टेम्स, स्टेम्स मैच्योर है या बार्क मैच्योर है? बार्क समझ रहे हो ना, काफी हार्ड होती है बार्क, ब्राउन कलर की। एग्जैक्टली, बार्क मैच्योर है। तुम्हें नहीं लगता उसका जो आउटर मोस्ट मटेरियल होगा वो लिविंग सेल से बना होगा या डेड सेल से बना होगा? एग्जैक्टली, गुड अपूर्वा। तो लेकिन ये जो अपना पैरेनकाइमा का स्पेशल फॉर्म विच इज क्लोरेनकाइमा विच इज फिल्ड विद क्लोरोफिल, ऑफ कोर्स हमें पता है पैरेनकाइमा लिविंग सेल से बना है, और इसमें और एक एबिलिटी क्या आ जाती है? फोटोसिंथेसिस की। तो जो इमेच्योर स्टेम्स होते हैं या फिर ग्रोइंग स्टेम्स होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, वो क्लोरेनकाइमा से बने रहते हैं। आई थिंक ये क्लियर है सबको, ठीक है? और एक बात, एक वर्ड है, इस पे बहुत स्कूलों ने 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है लिग्निन को लेकर, ठीक है? अब ये लिग्निन है क्या? लिग्निन एक्चुअली एक ऐसे समझ लो, एक कॉम्प्लेक्स मैं कह रहा हूँ, सिंपल नहीं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर इसको बनाते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इज सीक्रेटेड, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सम लीव्स, ठीक है? क्यों सर? क्योंकि लिग्निन की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है वाटर प्रूफिंग की। क्या मैंने प्रॉपर्टी बोली? वाटर प्रूफिंग मतलब इट रिड्यूस वाटर लॉस। एग्जैक्टली, जो लीव्स सन के अंडर में काफी एक्सपोज्ड हैं, तो मुझे लगता है ट्रांसपिरेशन बहुत जल्दी जल्दी होगी। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस उनके स्टोमेटा से। तो वो ट्रांसपिरेशन उतने ज्यादा रेट से ना हो, तो कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स के लीव्स में ना लिग्निन कवर्ड होता है। और खासकर ये तो लिख के ले लो, कैक्टस प्लांट्स जो डेजर्ट एरियाज में, उनको तो वैसे ही बहुत कमी है पानी की डेजर्ट एरियाज में, उनके तो लीव्स हमेशा कवर्ड होते हैं किससे? लिग्निन से। डोंट यू थिंक? लिग्निन की किसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एक डेजर्ट प्लांट को या फिर एक प्लांट जो ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है इस सीजन को? आई मीन सीजन कह रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं गाइस? इक्वेटोरियल नहीं, जिसमें वो ट्रीज होते हैं यार, एवरग्रीन, किस एनवायरनमेंट में वो होते हैं ट्रीज? एसएसटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। रेन फॉरेस्ट। हाँ, रेन फॉरेस्ट, एग्जैक्टली। अपूर्वा से कह रही है कि सर डज इट मेक प्लांट रिजिड एंड वुडी?
लिग्निन, हाँ मतलब ऑफ कोर्स ये गूगल नहीं कर रही हो ना। हाँ, लिग्निन जो है, अच्छा जो लिग्निन है, ठीक है, इसके चलते याद रखना एक वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी आ जाती है। और हाँ, ये एक तरह की, आप वो नहीं कह सकते हो कि वुडी बना देता है, जो रिजिडनेस है ना अपूर्वा, वो इसके चलते आती है, स्क्लेरेनकाइमा के चलते। लिग्निन एक अलग चीज है, ये एक सब्सटेंस है जो रिलीज करते हैं। कौन कौन करता है? लिग्निन कौन रिलीज करता है, जल्दी बताओ। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं प्लांट्स में? एपिडर्मिस। वेरी गुड, एपिडर्मिस, ठीक है। और ये भी कभी कभी स्क्लेरेनकाइमा भी करते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना लिग्निन एक बहुत, और सुबेरिन भी लिख लो, सुबेरिन भी एक मटेरियल है, जल्दी लिखो इसको। सुबेरिन इज अ कॉम्प्लेक्स, जल्दी लिखो, सुबेरिन इज अ कॉम्प्लेक्स substance which makes cell wall, स्पेलिंग याद से अच्छे से लिखना, सर किसमें लिखना है ये वाला? ये अलग से इंडिपेंडेंट पॉइंट है एक। सुबेरिन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस which makes cell wall। तो सर वो खत्म हो गया, क्या कहते हैं डिफरेंस? हाँ वो कब का खत्म हो गया, फिर हमने लिग्निन डिस्कस किया है, अब सुबेरिन लिख ले। complex substance which makes cell wall of plant cells in the epidermis, in the epidermis। एपिडर्मिस के जो प्लांट सेल्स होते हैं उसके सेल वॉल्स, कुछ सेल वॉल्स सुबेरिन मटेरियल से बने होते हैं। अगेन सुबेरिन की भी वही प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? वाटर प्रूफिंग की प्रॉपर्टी है, याद रखना। सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। सुबेरिन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस which makes cell wall of plant cells in the epidermis। थैंक यू सर। ठीक है। और स्टोमेटा आई होप सबको पता है। स्टोमेटा को कैसे डिफाइन करोगे? एनीवन जल्दी से बताओ। स्टोमेटा, व्हाट डू यू थिंक? Tiny pores on the surface of leaves. हाँ, पोर्स मतलब मैं कह सकता हूँ ओपनिंग, एक तरह का छोटा सा होल है। जैसे माउथ, आपकी माउथ एक छोटी सी ओपनिंग है, माउथ के थ्रू आप क्या करते हो? इंजेस्ट करते हो ना फूड। Yes. बट आप जैसे माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हो और नोज के थ्रू Inhale. इनहेल या एक्सहेल करते हो, उसी तरह स्टोमेटा के थ्रू प्लांट फूड नहीं लेता है, गैसियस एक्सचेंज करता है विद द एनवायरनमेंट। और वो कौन सी गैसेस एक्सचेंज करता है, जल्दी बताओ। कौन सी गैस वो लेता है अंदर एनवायरनमेंट से? जल्दी जल्दी जल्दी। CO2 नहीं, गलती से भी सिर्फ CO2 मत लिखना। क्या लिखोगे? CO2 एंड O2। O2 क्यों चाहिए? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन। गुड। और आउटपुट इसका हमेशा क्या आता है? हमेशा या कभी कभी? याद रखना आउटपुट भी इसका CO2 एंड O2। तो मुझे बताओ CO2 आउटपुट कब आएगा, O2 आउटपुट कब आएगा, जल्दी बताओ। दो प्रोसेस क्लियर रखो अपने माइंड में, प्लीज इसको मत भूलो। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या इनपुट चाहिए, कौन सी गैस चाहिए एनवायरनमेंट से? CO2। तो मैं इस CO2 के तरफ एक ग्रीन डब्बा बना रहा हूँ। ग्रीन डब्बा मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और आउटपुट क्या, कौन सी गैस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? O2। ओके। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या इनपुट गैस होती है? O2। गुड, मैंने ब्लू डब्बा बना दिया। और क्या आउटपुट गैस होती है? CO2। याद रहेगा? तो हम इतने डिटेल में नहीं, हम बस एक लाइन में लिख देते हैं, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग्स या स्मॉल पोर्स, जैसे शिवांग ने कहा, प्रेजेंट इन द अंडर साइड ऑफ लीफ। ये लीफ है, ऊपर नहीं होते हैं स्टोमेटा, नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। एंड विच हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। क्लियर सबको? और ये स्मॉल ओपनिंग्स कुछ ऐसे दिखती हैं, ऐसे। ये साइड में जो फूली सेल वॉल्स होती हैं,
सेल वॉल्स नहीं, एक्चुअली ये सेल्स होती हैं, इनका एक स्पेशल नेम है जिनको कहते हैं गार्ड सेल्स। अभी ये जो ओपनिंग आपको खुली हुई दिख रही है ना, तो मतलब वो सांस लेने के लिए बस खुली है, मतलब सांस लेने के लिए मतलब गैसेस एक्सचेंज करने के लिए द ओपनिंग हैज बिन मेड, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, बेसिकली ओपनिंग हुई है। अच्छा, प्लीज रिलेट करना भी, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। याद करो सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपो और हाइपर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आइसो हाइपो, सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसो हाइपो और हाइपर। हाइपर था ना? यस। हाँ ठीक है, याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वर्ड्स आते हैं ये कैसा एनवायरनमेंट बताते हैं, एनवायरनमेंट प्रेजेंट आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल, और कौन सा एनवायरनमेंट सर, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, सपोज ये सेल है, ठीक है, चलो मैं वही बना देता हूँ। ग्लैंड पता है सबको, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का क्या रोल है जल्दी बताओ। स्वेट ग्लैंड, द स्वेट प्रोड्यूस। हाँ, जब प्यूबर्टी आती है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं बताओ। और स्वेट ग्लैंड्स की जो ओपनिंग है स्किन के पोर्स, यहाँ पे ओपनिंग होती है, वो स्वेट रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, तुम्हें पता है जब हमारी बॉडी एनवायरनमेंट से हीट रिसीव करती है, मतलब बेसिकली जब हमारी बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो हम जब बेसिकली जब आपको गर्मी लग रही है तो आपकी बॉडी स्वेट करती है ना, जल्दी रिलेट करना। अब थोड़ा सा भी मूव करोगे एनवायरनमेंट में तो ठंडापन लगता है ना, स्वेट जो रिलीज्ड है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करो, वो स्वेट एनवायरनमेंट में इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन के चलते कौन सा डैश इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट, वेरी गुड, जिसके चलते हम लोग को कूलिंग महसूस होती है, और उस कूलिंग के चलते हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है, हम एक्सेसिव हीट से मर ना जाएं, हमारा ब्रेन फट से मैसेज करता है, किनको सिग्नल करता है, स्वेट ग्लैंड्स को, अरे भाई तुम पानी निकालना शुरू करो, पानी नहीं स्वेट बेसिकली। और वो स्वेट होता क्या है, बेसिकली वाटर प्लस सम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब वो करता कैसे, ध्यान से सुनना, पता ब्रेन कैसे सिग्नल करता है कि तुम ये रिलीज करना शुरू करो, वो इसके आस पास बहुत सारे सॉल्यूट्स के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। मैं सॉल्यूट कह रहा हूँ, याद रखना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर है। ब्रेन फटाफट एक स्वेट ग्लैंड के आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन, किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन उसने बढ़ा दी, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की? ये सॉल्यूट्स हैं या सॉल्वेंट है, जल्दी बताओ। सॉल्यूट्स। जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, वाटर अंदर जाएगा बाहर से, या अंदर से बाहर, आई मीन बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर? अंदर से बाहर। थिंक, एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया यार, सो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है ताकि बाहर से अंदर वाटर जाए। ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर कम होगी अंदर के मुकाबले, मतलब अंदर ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है, अंदर ज्यादा सॉल्ट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जल्दी मूव इन और आउट नहीं कर सकते हैं, वाटर बहुत जल्दी मूव कर सकता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाटर की मूवमेंट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस। तो फटाफट क्या है, जो वाटर है वो मूव करता है अंदर ताकि कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हो जाए इनकी, क्योंकि अंदर कम हो जाएगी ना फिर कॉन्सेंट्रेशन अगर अंदर वाटर मूव करेगा तो, क्योंकि बाहर ऑलरेडी कम है कॉन्सेंट्रेशन। तो जब वाटर अंदर मूव करता है फिर कैपिलरी एक्शन की मदद से वाटर बाहर राइज कर जाता है ऊपर की तरफ और वो निकल जाता है। जैसे ये पूरा सिग्नलिंग ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पे गार्ड सेल जब फुली हुई हैं और जब वो कंप्लीटली क्लोज्ड है, किस सिचुएशन में इनमें ज्यादा वाटर है, क्लोज्ड सिचुएशन में या ओपन सिचुएशन में?
क्लोज सिचुएशन में ज्यादा वाटर है गार्ड सेल्स के पास, तो याद रखना जो प्लांट है ना उसके आसपास का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक करते रहता है। तो आपको पता होगा किस केस में सेल्स फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, हाइपो या हाइपर? हाइपो। बताओ। हाइपो। पक्का हाइपो। यस सर। और हाइपोटोनिक में जब सेल्स फूल जाती हैं उस सिचुएशन को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं या क्या कहते हैं? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस या प्लाज्मोलाइसिस? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस मतलब सेल्स का स्वॉलन हो जाना, फूल जाना। तो साइटोलाइसिस हो जाती है सेल की जब गार्ड सेल्स क्लोज कर देते हैं स्टोमेटा को। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर में क्रिएट हो जाती है जिसके चलते सेल सिकुड़ जाती है, मतलब प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। आई होप ये रिलेट कर पा रहे हो। तो यही ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे रेगुलेट करते हैं गार्ड सेल्स स्टोमेटा की? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल। याद रहेगा सबको? चलो, I'll see you guys in the next class. होमवर्क है आपका, नोट करो। You have to read this thing. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दिख रहा है सबको? पेज नंबर 72. You have to read कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पहले जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे डिस्कशन हुई है कि मैंने उतने डिटेल से नहीं बताया आपको ये सारा कुछ पढ़कर, बट यस आई एम गोइंग टू डेफिनेटली आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और सिंपल ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ये यहाँ तक हमने अच्छे से कवर अप किया, लिग्निन एंड पर्टिकुलरली दिस पैराग्राफ। उसके बाद आपको ये अच्छे से पढ़ना है, कंटिन्यूइंग सिंपल परमानेंट टिश्यू टिल कॉम्प्लेक्स। एनिमल टिश्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ओके सर। कोई डाउट जाने से पहले? Anyone? Okay. Okay, guys, I'll see you. Take care, everyone. Bye-bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Bye-bye.